Hello everyone, myself Dr. Amit Srivas. I'm a physiotherapist specialized in orthopedic and sports condition. और आज हम बात करने वाले हैं कि फ्रोजन शोल्डर से हम कैसे बचे रह सकते हैं। आपको पता है कि हम में से हर कोई फ्रोजन शोल्डर के रिस्क में है। इस रिस्क से बचने के लिए और आपको क्या सावधानी बरतनी है, क्या क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। फ्रोजन शोल्डर के बारे में हमने अभी 2 वीडियो और बनाए हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं, जिसमें हम एक वीडियो में हमने पूरा डिटेल इसके स्टेजेस क्या होते हैं, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं और ये क्यों होता है, उसके बारे में पूरे डिटेल में वो वीडियो है, उसको आप ज़रूर देखें। उसमें हमने कुछ एक्सरसाइजेस भी बताए हैं, तो वो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। फ्रोजन शोल्डर है क्या? इसके लिए हमें पहले अपने शोल्डर जॉइंट को देखना होगा। तो शोल्डर जॉइंट एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। ये बॉल हो गया और ये सॉकेट, इस तरह से हमारा जॉइंट होता है। अब ये बॉल एंड सॉकेट के चारों तरफ एक कवरिंग होती है, जिसे हम कैप्सूल कहते हैं। तो शोल्डर जॉइंट में कैप्सूल होता है जो उसको कवर करके रखता है। इसकी जॉइंट की एक कवरिंग है। ये सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर होता है जो कि रबरी होता है। और यदि इसमें किसी तरह का इन्फ्लेमेशन हो जाए या इसमें किस तरह का माइक्रो ट्रॉमा, तो जब ये इन्फ्लेमेशन हील होता है तो इसमें एक फाइब्रोसिस होता है, स्कारिंग होती है। स्कार क्या होता है? एक कड़क टिश्यू होता है, एक हार्ड टिश्यू होता है और वो एकदम सिकुड़ जाता है उससे कैप्सूल। और इस कैप्सूल के सिकुड़ने से आपके जो जॉइंट की मोबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो उसी को हम फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। और फ्रोजन शोल्डर में आपको पेन होता है, आपकी मोबिलिटी कम हो जाती है, आप कई सारे एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आप सामने हाथ उठा रहे हैं तो इससे ज़्यादा आपका हाथ उठेगा नहीं। यदि साइड में हाथ उठा रहे हैं तो इससे ज़्यादा आपका हाथ नहीं उठता और आपको बहुत पेन होगा। और उठाना भी चाहेंगे तो कुछ लोग इसे ट्रिक मूवमेंट करके ऐसे हाथ उठाते हैं। तो ये स्टेज जिसमें आपको पेन, स्टिफनेस एंड लैक ऑफ मूवमेंट और डिसेबिलिटी होती है शोल्डर में, इसको हम फ्रोजन शोल्डर के नाम से जानते हैं। फ्रोजन शोल्डर को होने से कैसे बचें और क्या वो उपाय हैं जिसको हम करें। तो सबसे पहले आता है कि आप एबनॉर्मल मूवमेंट ना करें या एब्रप्ट मूवमेंट या जर्की मूवमेंट ना करें। जैसे मान लीजिए आप कोई सामान उठा रहे हैं तो उसको आप झटके से उठाया आपने, और जब पुश भी कर रहे हैं किसी को ज़ोर से आपने धक्का दिया, तो उससे क्या है, शोल्डर में इंजरी होती है माइक्रो लेवल पे, या माइक्रो इंजरीज़ होती हैं। ये इंजरीज़ धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन में बदल जाते हैं और इन्फ्लेमेशन से धीरे धीरे वो स्कारिंग और फिर वो फ्रोजन शोल्डर होने लगता है। तो आपको इस तरह के मूवमेंट से बचना होगा। अपने शोल्डर का ध्यान रखना होगा कि आप किस तरह से जब कोई भी काम करें तो अपने जॉइंट का ध्यान रखें, क्या आपकी जॉइंट की लिमिट है। यदि थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है आपके जॉइंट्स में तो उसका सही इलाज करें, सही तरीके से उसको मैनेज करें, नहीं तो वो नेक्स्ट स्टेज पे बढ़ते बढ़ते फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। दूसरा है टू प्रिवेंट फ्रोजन शोल्डर यू शुड एक्सरसाइज डेली। यदि आप डेली एक्सरसाइज करते हैं तो आपके शोल्डर की जो मोबिलिटी है वो मेंटेन रहती है। आपको मोबिलिटी मेंटेन रहने से आपके जॉइंट में न्यूट्रिशन बराबर या ब्लड सर्कुलेशन बराबर मिलता रहता है, तो इसलिए आपके जॉइंट्स में इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। यदि आप एक्सरसाइज करते हैं तो प्रॉपर वार्म अप करें, उसके बाद आप शोल्डर वर्कआउट करें। वर्कआउट में ध्यान रखें कि आपका रेंज फुल रेंज में जाना चाहिए। कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो पूरा उसके लास्ट तक मूवमेंट करें, ये नहीं कि आधा अधूरा हमने किया और छोड़ दिया। तो सारे मूवमेंट्स को जो शोल्डर है उसको पूरा कंप्लीट वर्कआउट होना ज़रूरी है। और वर्कआउट के बाद आप कूल डाउन कर सकते हैं। कूल डाउन में आपको डायनामिक स्ट्रेचिंग या स्टैटिक स्ट्रेचिंग ज़रूरी है। आप प्रॉपर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी करें, इससे भी आप शोल्डर प्रॉब्लम से बचे रह सकते हैं। तीसरा उपाय है कि कभी भी आपको किसी प्रकार का कोई इंजरीज़ हो या आप शोल्डर के ऊपर गिरते हैं या स्पोर्ट्स इंजरी हो या खेलते खेलते जिसमें आप गिर के आपको शोल्डर में इंजरी हो जाती है, स्प्रेन हो जाता है, तो दर्द जाने के बाद आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं किया दर्द कम होने के बाद तो वो अकड़न रह जाती है और धीरे धीरे वो स्टिफनेस बढ़ते बढ़ते फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। जिन लोगों को डायबिटीज़ है या थायराइड है, इन लोगों को ज़्यादा फ्रोजन शोल्डर होने की संभावना होती है, तो वो अपने डायबिटीज़ का कंट्रोल में रखें और थायराइड को कंट्रोल में रखें। बराबर दवाई समय पे लेते रहें
और थोड़ी बहुत जो जनरल एक्सरसाइज हैं वो भी करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में रहे। किसी भी प्रकार की कोई सर्जरी होती है आपके शोल्डर में या फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर के केसेस में डॉक्टर आपके शोल्डर को ऐसे स्लिंग में रखते हैं या प्लास्टर में जो रखते हैं, उससे 1 महीना या 2 महीने तक प्लास्टर में रहता है, स्लिंग में रहता है आपका शोल्डर। तो क्या है, इस तरह के शोल्डर स्टिफ हो जाता है। और इस स्टिफनेस के बाद यदि आपने प्रॉपर रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज नहीं की है या उसमें कुछ कमी रह गई है, तो वो बाद में फ्रोजन शोल्डर बनता है। तो आप ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार की कोई सर्जिकल प्रोसीजर या सर्जरी के बाद आपको प्रॉपर फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, और ऐसा करके आप फ्यूचर में फ्रोजन शोल्डर से बचे रह सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई इन्फ्लेमेशन हो उसके बाद भी आपको अच्छे से शोल्डर का एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है टू प्रिवेंट फ्रोजन शोल्डर। करेक्ट पोस्चर में बैठना या करेक्ट पोस्चर में सोना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है फ्रोजन शोल्डर से बचे रहने के लिए। तो करेक्ट पोस्चर में किस तरह से आप बैठते हैं उसके बारे में यदि हम चर्चा करें तो देखा गया है कि ज़्यादातर लोग इस तरह से स्लाउच बैठते हैं, और यदि आप घर से काम कर रहे हैं तो आप काम में इतने मग्न रहते हैं लोग कि अपने टेम्परेचर का ध्यान नहीं रख पाते, तो उनका शोल्डर इस तरह से राउंड हो जाता है, आगे की तरफ झुका हुआ होता है और हेड फॉरवर्ड होता है। इस तरह से बैठने में आपको फ्रोजन शोल्डर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आपको इसको प्रॉपरली शोल्डर को आपके कान के लेवल पे ला के बैठना चाहिए, और आपके जो आर्म से सपोर्टेड होने चाहिए यदि आप बहुत समय तक लैपटॉप पे या कंप्यूटर्स पे काम करते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सोने का सही तरीका क्या है कि आप पिलो का सही इस्तेमाल करना सीखें। यदि आप सीधा सोते हैं तो आप पतला पिलो ले सकते हैं, जिसमें आपका जो पिलो है या तकिया है वो आपके शोल्डर से टच होना चाहिए, दोनों शोल्डर के लेवल तक होना चाहिए। और यदि आप साइड लाइन में सोते हैं तो आप थोड़ा थिक पिलो लें, जो आपका ईयर लोब और ये टिप ऑफ शोल्डर इतना जो थिकनेस होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका जो हेड है वो इस तरह से ड्रॉप होता है और वो शोल्डर को कंप्रेस करता है। बहुत ज़्यादा सैगी या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए पिलो को। यदि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो भी आपका जो है हेड ड्रॉप होगा और आपके शोल्डर को कंप्रेस करेगा। तो आपका जो पिलो है वो फर्म होना चाहिए। कॉटन का पिलो अक्सर अच्छा होता है, तो आप उसको यूज़ करें। यदि आपका डाइट बैलेंस नहीं है और आप प्रोसेस फूड या जंक फूड बहुत खाते हैं तो आपको डाइजेस्टिव इशू होता है, और इस डाइजेशन के प्रॉब्लम से आपके बॉडी में ऑक्सीडेटिव प्रोसेस या ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस होते हैं। ऑक्सीडेटिव रिस्पांस बढ़ जाता है या ऑटो इम्यून रिस्पांस बढ़ जाता है, जिससे आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन रिएक्शंस होने लगते हैं कई जगह पे। तो उसी तरह से यदि आपके शोल्डर जॉइंट में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा तो वो भी आपको फ्रोजन शोल्डर कॉज कर सकता है। तो आप अपने डाइट का भी उतना ही ध्यान रखिए। वन मोर पॉइंट इज स्ट्रेस। यू शुड बी अवे फ्रॉम स्ट्रेस। देखा गया है कि यदि स्ट्रेस है आपके बॉडी में तो भी बॉडी में ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ जाते हैं, जिससे इन्फ्लेमेशन जॉइंट्स में बढ़ जाते हैं, और इस तरह से इन्फ्लेमेशन होने से धीरे धीरे यदि शोल्डर में इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो आपको फ्रोजन शोल्डर होने की संभावना रहती है। तो आप स्ट्रेस से दूर रहें, अपना सेहत का ध्यान रखें। रेगुलर आप उसके लिए मेडिटेशन कर सकते हैं या कीप योर सेल्फ रिलैक्स एंड पीसफुल। तो ये सारी चीज़ें थी कि आप किस तरह से फ्रोजन शोल्डर से बचे रह सकते हैं, अपने शोल्डर का किस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं, सही मूवमेंट करना कितना ज़रूरी है, सही पॉस्चर में सोना कितना ज़रूरी है, सही खाना खाना कितना ज़रूरी है, और ये सब चीज़ों का ध्यान रख के आप फ्रोजन शोल्डर से बचे रह सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इन सब चीज़ों को आप फॉलो करें। जिनको फ्रोजन शोल्डर है वो उनको तो फॉलो करना ही है, और जिनको नहीं हुआ है वो भी फॉलो करें, जिससे फ्रोजन शोल्डर से बचे रह सकते हैं। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिनको शोल्डर की तकलीफ़ है या जिनको तकलीफ़ नहीं है, सभी को शेयर करिए, इससे उनको आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो और अपने सेहत का वो ध्यान रख पाएँ। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।